आज जो क्लास है वो शीत युद्ध के बारे में है। कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का जो टॉपिक है डिफेंस स्टडीज के बीए और बीएससी दोनों में आता है। वो थर्ड ईयर का जो पेपर थर्ड है, तीसरा पेपर है युद्ध का अध्ययन, स्टडी ऑफ वॉर। इसमें एक महत्वपूर्ण विषय है शीत युद्ध या कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जैसा कि हम लोग जीवन में सुनते आते हैं, दो विश्व लोगों की बोलचाल ना हो या कोई लोग एक दूसरे से बातचीत ना करें तो भी यह तनाव का जो तनाव होता है व्यक्तिगत संबंधों में, मित्रता में या प्रशासनिक में, कहीं भी या राजनीतिक दलों में, जहाँ पे एक ऐसा तनाव जो प्रत्यक्ष रूप से हिंसात्मक ना हो के मानसिक रूप से चलता है, तो ऐसे सामान्य जीवन में भी उस स्थिति को हम कोल्ड वॉर बोलते हैं। तो ये तो हुआ सामान्य जीवन की बात, और इस शब्द को हम लगातार सुनते आए हैं कि शीत युद्ध चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है। तो एक कोल्ड वॉर एक डिफेंस के टर्म में जो कि महत्वपूर्ण है, आने वाले सामान्य अध्ययन में भविष्य में भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। ये कॉन्सेप्ट इसका समझना बहुत आवश्यक है। एग्जाम्स जो होते हैं उसमें कोल्ड वॉर से ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज्यादा आते हैं। इसके एक एक घटनाओं को ऑब्जेक्टिव के रूप में, फैक्ट के रूप में भी पूछा जाता है, और शॉर्ट आंसर के रूप में कोल्ड वॉर की डिफिनेशन भी पूछी जाती है, काजेज भी पूछे जाते हैं, कारण भी पूछे जाते हैं। तो कोल्ड वॉर मुख्य रूप से देखा जाए तो स्टडी ऑफ वॉर में एक महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो आज हम कोल्ड वॉर के विषय में पढ़ेंगे, और इसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे तो क्या कोल्ड वॉर पढ़ने का उद्देश्य क्यों है। जैसा कि हम अभी पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आज भी लोगों के जीवन में यह शब्द लगातार चर्चा में रहता है, इसलिए भी रिलेवेंट है। इसके अलावा समाचार पत्रों, न्यूज डिबेट इत्यादि में लगातार कोल्ड वॉर, न्यू कोल्ड वॉर जैसे टर्म्स का यूज होता रहता है। वर्तमान में देखा जाए तो चीन अमेरिका के बीच, चीन या भारत के बीच लगातार ये बोला जाता है कि कोल्ड वॉर की स्थिति है। तो कोल्ड वॉर क्या है, इसे समझने की जरूरत है, और आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मुख्य रूप से हम कोल्ड वॉर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके कारणों को समझेंगे, उसके कौन कौन से डायमेंशन थे और वर्ल्ड ऑर्डर पे इसका क्या इफेक्ट हुआ। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट्स में इसके कॉन्सेप्ट, काजेज और जो प्रमुख अवधारणाएं हैं, कारण हैं और इसके क्या आयाम हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। और दूसरे भाग में देतांते क्या है, जी इमर्जेंस ऑफ कोल्ड वॉर क्या था, कोल्ड वॉर का अंत कैसे हुआ, इत्यादि विषयों पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम पहले पे बात करें तो कोल्ड वॉर की जो शुरुआत हुई, उसके पहले, कोल्ड वॉर से पहले द्वितीय विश्व युद्ध जैसे भयानक दौर से गुजरा हुआ था। तो एलाइड और ध्रुवीय राष्ट्र के रूप में दो पार्ट में बटा हुआ था। एक तरफ मित्र राष्ट्रों के रूप में अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन, तो दूसरी तरफ जर्मनी, जापान और इटली थे। कोल्ड वॉर के पहले पूरे विश्व में एकमात्र महाशक्ति के रूप में ब्रिटेन का दबदबा हुआ करता था। ब्रिटेन एक बड़ी शक्ति हुआ करती थी, परंतु कोल्ड वॉर इसका उद्भव होने के साथ साथ ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था, इसमें संसाधनों की, रिसोर्सेज की अगर किसी की सबसे ज्यादा हानि हुई थी तो वो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की हुई, क्योंकि जो युद्ध भूमि पे जो प्रमुख युद्ध लड़े गए वो ब्रिटेन की सीमाओं के आसपास लड़े। ब्रिटेन एक्टिव रूप से लड़ा और जर्मनी ने सबसे ज्यादा नुकसान ब्रिटेन और फ्रांस को पहुंचाया। द्वितीय विश्व युद्ध में
एक प्रमुख घटना हुई 1941 में पर्ल हार्बर की घटना, जिसमें यूनाइटेड स्टेट पर जापान ने हमला किया पर्ल हार्बर पर कब्जा करने के लिए, जिसमें ये बात अमेरिका इस युद्ध में कूदा और 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जो घटना हुई, जिसमें लिटिल बॉय और फैट मैन नामक 2 परमाणु बमों का हिरोशिमा और नागासाकी पर परीक्षण किया गया, जिसमें भारी संख्या में जन धन की हानि हुई जापान को, और जापान ने इस युद्ध के बाद इसके बाद आत्मसमर्पण कर दिया। तो जापान के आत्मसमर्पण के बाद जर्मनी ने भी आत्मसमर्पण किया, हिटलर की भी मृत्यु हुई। तो इसके बाद की जो विश्व में एक नई व्यवस्था आई, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम निकल के सामने आया, क्योंकि इसके पहले ब्रिटेन एक महाशक्ति हुआ करता था, उसकी शक्तियों में हास दिखने का दिखा, क्योंकि ब्रिटेन अब उतना मजबूत नहीं रहा। तो विश्व में उसका स्थान लेने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ, जो कि आपस में सैन्य गठबंधन था जिनका, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में पहले भी बताया जा चुका है कि कोई ना परमानेंट शत्रु होता है ना परमानेंट मित्र होता है, कोई अस्थायी शत्रु या अस्थायी मित्र नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे फिर से एक दौड़ शुरू हुई, रेस शुरू हुई कि विश्व में कौन सबसे बड़ी महाशक्ति है, जो यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच में शुरू होगी। इसी के बीच जो शक्ति के लिए जो दौड़ थी, एक बड़ी महाशक्ति बनने के लिए प्रतिस्पर्धा हुई, जो कि युद्ध के रूप में ना होके विचारों के रूप में और छद्म रूप से तनाव और विरोध के रूप में हुई। इसी को अगर समझा जाए तो इसको हुई जो कि 1945 से लेके लगातार 1990 तक चला। इसे ही बर्नार्ड बरूच ने सबसे पहले कोल्ड वार शब्द के रूप में डिस्क्राइब किया कि ये जो तनाव है दोनों देशों के बीच में महाशक्ति बनने के लिए, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में, ये कोल्ड वार है, शीत युद्ध है, क्योंकि यहाँ पे ना युद्ध की स्थिति है ना शांति की स्थिति है, युद्ध और शांति दोनों के बीच की स्थिति है। तो अगर इसके लक्षणों की बात की जाए तो क्या कारण थे इसके बैकग्राउंड में कि कोल्ड वॉर की सिचुएशन बनी या दोनों की राइवलरी स्टार्ट हुई, जो वॉर लाइक सिचुएशन के लिए बनी। तो इसमें अगर आएंगे तो युद्ध जब समाप्त होता है तो उस समय यहाँ पे अमेरिका ने फ्रांस के बॉर्डर के उपरांत यूरोप में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए, क्योंकि सोवियत संघ की सीमा, पश्चिमी सीमा जो थी पूर्वी यूरोप से लगती है, तो उसको रोकने के लिए वहां पे कहीं सोवियत संघ की कम्युनिस्ट विचारधारा फैल ना जाए और धीरे धीरे पूर्वी यूरोप के राष्ट्र पूर्ण रूप से सोवियत संघ के प्रभाव में ना जाए, इसको रोकने के लिए ट्रूमैन डॉक्ट्रिन वहां अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने लाई 1946 में। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट होता है, आगे चल के ये फ्यूचर में क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन कब आई, तो वो ये होता है 1946। तो 1946 इसके साथ अगला कंपोनेंट है कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या है। तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में मिलिट्री असिस्टेंट दिया गया था ग्रीस और टर्की को। तो सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए टर्की और ग्रीस को कुछ इकोनॉमिक के साथ साथ सैन्य सहायता भी दी गई थी। लेकिन जब किसी पड़ोसी राष्ट्र को सैन्य सहायता कोई दूसरा देश देगा तो वहां पे उसको सिक्योरिटी डिलेमा के रूप में पड़ोसी राष्ट्र देखता है। तो यहाँ पे जो सोवियत संघ ने इसको अपने लिए एक खतरे के रूप में लिया कि अमेरिका उसके पड़ोस में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहता है, अशांति उत्पन्न करना चाहता है। तो यहाँ पे एक दुविधा का जन्म होता है, भय का जन्म होता है। तो इन सब चीजों से इसके बाद मार्शल प्लान आता है जून 1947 में,
जिसमें पूरे यूरोप के लिए, क्योंकि पूरा जो युद्ध चला था, द्वितीय विश्व युद्ध की जो प्रमुख रूप से घटनाएं घटी थी, युद्ध चला था, वो चला था पूर्वी यूरोप में। तो पूर्वी यूरोप में आर्थिक ढांचा अस्त व्यस्त हो गया था, कल कारखाने को भारी नुकसान हुआ था, बम्बार्डिंग से लोगों के घर टूट गए थे। उनको रोकने के लिए भी, उनको फिर से पुनर्निर्माण के लिए, पूरे यूरोप को फिर से बनाने के लिए मार्शल प्लान की घोषणा की गई, जिसमें पूरे पूर्वी यूरोप को आर्थिक सहायता दिया गया। तो इन दो घटनाओं से जो जो प्रभाव बना, तो सोवियत संघ ने इसको अपने लिए खतरे का के रूप में देखा कि अब अमेरिका पूर्वी यूरोप में और सोवियत संघ के पड़ोस में खतरा उत्पन्न करना चाहता है, अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है, जिसके लिए सोवियत यूनियन भी इसको काउंटर करने के लिए बर्लिन बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी थी, उसको ब्लॉक कर देता है, ब्लॉकेट कर देता है कि पूर्वी यूरोप से और सोवियत यूनियन से बर्लिन को कोई आपूर्ति ना हो, लॉजिस्टिक की सप्लाई ना हो, तो सारी चीजें रोकी जाती हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, ब्लॉकेट जो बर्लिन कब हुआ था? ये 1948 में हुआ था और सोवियत यूनियन के द्वारा हुआ था, मार्शल प्लान को काउंटर करने के लिए। अगली जो घटनाएं हुई इसके बाद, ये दोनों तो घटनाएं आर्थिक रूप से सैन्य सहायता के रूप में हुई, लेकिन अगला प्लान बहुत बड़ा था। 4 अप्रैल 1949 में अमेरिका और 14 अन्य पूर्व पश्चिमी यूरोप के देशों ने मिलकर नाटो का गठन किया। नाटो एक सैन्य संगठन है, जिसमें ये कहा गया कि पश्चिमी यूरोप या नाटो के सदस्य देशों पर यदि कोई भी अन्य राष्ट्र आक्रमण करता है, उसकी सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करता है, तो उसे पूरे नाटो के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा और सारे नाटो के जो सदस्य देश हैं वो मिलकर इसका सामना करेंगे। तो अगले इसके काउंटर में बाद में सोवियत संघ ने भी वार्सा संधि की 1955 में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि नाटो का गठन किस साल हुआ और वार्सा का गठन किस साल हुआ। इसके बाद जो अगली घटना हुई वो क्यूबा क्राइसिस, जो कि सबसे पीक पॉइंट था इस कोल्ड वार का, जो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम आगे चलते हैं इसके कोल्ड वार को समझने के लिए। तो कोल्ड वार का अगर शाब्दिक रूप से अर्थ देखा जाए तो इसे कहते हैं स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन नेशन विदाउट एक्चुअल फाइटिंग, नॉन मिलिट्री हॉस्टिलिटी, या हिंदी में समझा जाए तो ऐसा युद्ध था जो मुख्य रूप से ये कहा जाता है कि कोल्ड वार, जहां पे युद्ध और शांति के बीच की स्थिति थी और जिसमें दो व्यक्ति थे, जॉन फॉरेस्ट, जेएफ फॉरेस्ट डलिश और स्टालिन, और दो विचारधाराएं थी, कम्युनिस्ट विचारधारा और कैपिटलिस्ट विचारधारा, और दो स्टेट थे, यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन, दो गुट थे, नाटो और वार्सा। इनके बीच का जो तनाव रहा, एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा रही, एक दूसरे के विरुद्ध जो छद्म युद्ध चला, प्रॉक्सी वार चला, एक्चुअल वार ना होके तनाव चला, इसमें आर्म्स रेस चली, इस पूरी स्थिति को कोल्ड वार कहा जाता है, जिसको विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया है। भारत के एक विद्वान है एम.एस. राजन, उनके अनुसार शीत युद्ध शक्ति राजनीति का मिश्रित परिणाम है, मतलब पावर पॉलिटिक्स का रिजल्ट है। कोई भी जब दो गुटों, दो व्यक्तियों या दो संगठनों के बीच में पावर पॉलिटिक्स सुप्रीमेसी के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वहां पे एक दूसरे को प्रोपेगेंडा, आर्थिक, इकोनॉमिक मेजर्स, पॉलिटिकल एक्शन, ब्लॉकेड, अपने संगठन में लोगों को अपने गुट में अन्य राष्ट्रों को जोड़ना इत्यादि, या सीमा पे नाकाबंदी इत्यादि माध्यम से जो दबाव बनाया जाता है, इस पूरे
हॉस्टिलिटी या युद्ध जैसी परिस्थिति को कोल्ड वार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में कोई युद्ध, वास्तविक युद्ध तो नहीं हो रहा है, लेकिन युद्ध की जैसी सारी स्थितियां मौजूद होती हैं। ये दो विरोधी विचारधाराओं का संघर्ष भी इसे कहा जा सकता है। एक महान थिंकर रहे फ्लेमिंग, जिनके अनुसार कोल्ड वार इज ए वार दैट इज फॉट नॉट ऑन द बैटलफील्ड बट इन द माइंड ऑफ मैन, वन ट्राई टू कंट्रोल द अदर। इनके अनुसार कोल्ड वार एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध भूमि में ना होके मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे पे कंट्रोल करने का प्रयास करता है। वहीं हार्टमैन के अनुसार ये दो देशों के बीच ऐसी पॉलिसी थी जो दूसरे को कमजोर करने के लिए तनावजनित स्थिति थी, जिसमें प्रोपेगेंडा या विभिन्न नीतियों के माध्यम से कमजोर कर दिया जाए और खुद को इतना मजबूत बना लिया जाए कि महाशक्ति के रूप में उभर सके वो देश। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शीत युद्ध की परंपरा शक्ति के संतुलन की नवीन रूप है, क्योंकि यह दो महाशक्तियों के बीच आपसी संघर्ष था, जिसमें दिमाग का युद्ध चलता था, प्रचार का युद्ध चलता था, प्रोपेगेंडा का युद्ध चलता था। कौन सी महाशक्ति किस पे कंट्रोल करेगी और विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने के लिए जो ये चला। तो कुल मिला के ये जो कोल्ड वार है, ये ग्राउंड पे ना लड़के दिमाग में लड़े जाने वाला ऐसा युद्ध है जिसमें गहरी स्पर्धा होती है और चालें चली जाती हैं विपक्षी गुट को कैसे कमजोर किया जाए और खुद को मजबूत करके महाशक्ति के रूप में सामने आया। तो यहाँ पे कोल्ड वार के जो एलिमेंट्स हैं उसमें है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अमेरिका का जो प्रमुख प्रभाव था वो पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित था। वो यूरोप में पूंजीवाद फैलाने के लिए लगे थे, तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन कम्युनिज्म फैलाने के लिए साम्यवादी विचारधारा को प्रभाव का प्रसार पूरे विश्व में करना चाहता था कि पूरे विश्व में साम्यवादी विचारधारा फैले। साम्यवादी विचारधारा को रोकने के लिए ही नाटो का गठन हुआ। बाद में मिलिट्री अलायंस बने, सियाटो और सेंटो, जो जिससे बगदाद पैक्ट के रूप में 1955 में गठन हुआ, सियाटो का गठन 1954 में हुआ, इत्यादि मिलिट्री अलायंसेज बने। और इसका एक और नेचर प्रमुख रूप से रहा है वॉर विदाउट वायलेंस और वेपन्स, क्योंकि कोल्ड वार में युद्ध भूमि में युद्ध नहीं हुआ है, हथियारों के रूप से का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं हुआ है। हाँ, हथियारों की धमकी देने का प्रयास लगातार किया गया है कि अगर आप हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो हम आपका समूल विनाश कर देंगे। ऐसी बहुत सी पॉलिसीज आई जिससे हम आगे भी बढ़ेंगे अभी। इसके अलावा लगातार शस्त्र दौड़ की सिचुएशन बनी रही, क्योंकि शस्त्र दौड़ की सिचुएशन बनी रही, हर गुट कब कितना ज्यादा हथियार इकट्ठा कर ले इसका प्रयास चलता रहा, जिससे दूसरा गुट उससे उन्नत हथियार बनाने का प्रयास करता रहा और एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार बनाया। यहीं पे मिसाइल, न्यूक्लियर टेस्टिंग, यहाँ पे 1945 में अमेरिका पहले ही परमाणु बम का प्रयोग कर चुका था। उसके जवाब में 1953 में सोवियत संघ ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया और मिसाइलों की बड़ी बड़ी रेंज सामने आने लगी। इसके अलावा इकोनॉमिक वार भी चला, एक दूसरे को कमजोर करने के साथ साथ विपक्षी या पड़ोसी राष्ट्र को सैन्य सहायता, आर्थिक सहायता देने का प्रयास किया गया ताकि वो मजबूत हो सके और प्रोपेगेंडा या अन्य गतिविधियों के माध्यम से दूसरे गुट को प्रभावित कर सकते। इसके अलावा डिप्लोमेटिक मूव्स, लगातार कूटनीति के माध्यम से सुपर पावर जो थी दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रही थी और प्रोपेगेंडा
या छद्म प्रचार कह सकते हैं जिसको, इसके माध्यम से एक दूसरे को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करने का प्रयास करती रही, जिसमें गुप्तचरी एजेंसियां एक दूसरे के देशों में अपने गुप्तचर लगा के वहां पे उनकी कॉलोनियां निकालने इत्यादि का प्रयास करती रही। सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संगठनों की स्थापना जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इत्यादि प्रयास किए गए। तो ये सब बेसिक नेचर रहे। इतना आज के लिए पर्याप्त है। अगला बाकी कोल्ड वॉर का एक्सपेंशन, क्यूबा क्राइसिस और आर्म्स रेस जो थी चीजें, उसको हम दूसरे वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।